वेलकम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था आपका हेस लॉ ऑफ हीट समीशन। फिर एक बार दोबारा बता देता हूं। हेस लॉ ऑफ हीट समीशन क्या कहलाता है कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन विल बी सेम वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप्स। अब उससे बाद आगे बात आती है हमारी आपका स्पॉन्टेनिटी, और साथ साथ ये बताया गया था कि जिन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव हो वो हमारी क्या होंगी, फिजिबल, और जिनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो वो नॉन फिजिबल, और जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू 0 के बराबर हो वो आपकी इक्विलिब्रियम में होंगी। ये कंडीशन थी तीन हमारी। अब आप कहेंगे फिजिबल का मतलब क्या होता है? फिजिबल का मतलब होता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव हो तो रिएक्शन फिजिबल होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो नॉन फिजिबल होगी, डेल्टा एच बराबर 0 तो इक्विलिब्रियम में होगी। ये कंडीशन मानी गई। फिजिबल का मतलब पॉसिबल, पॉसिबल यानी वो पॉसिबल है, और नॉन फिजिबल का मतलब इम्पॉसिबल। अब क्या बात आती है इसके बाद? अभी कहते हैं कुछ रिएक्शन क्या होती है हमारी, कुछ रिएक्शन के अंदर ये बोला गया था कि जिनके लिए डेल्टा एच नेगेटिव है वो तो पॉसिबल होंगी होंगी यानी वो तो फिजिबल होंगी, लेकिन इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एच जिनके लिए पॉजिटिव नहीं है, जिनके नेगेटिव वो पॉसिबल, और जिनके लिए पॉजिटिव वो आपका इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी थी जिन रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि हमने क्या देखा, उसमें डेल्टा एच की वैल्यू वहां पॉजिटिव थी, उसके बावजूद भी क्या थी वो रिएक्शन हमारी, वो रिएक्शन हमारी फिजिबल थी। जैसे आपका डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, अगर आप वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर आप शुगर को डिजोल्व करते हैं, तो जब वाटर के अंदर शुगर को डिजोल्व करेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर एक अपने आप यानी एक अपने आप होने वाला प्रोसेस है। आपने वाटर के अंदर चीनी डाल दी, कुछ टाइम के लिए रख दी, वो अपने आप घुल जाएगी। आप कहेंगे कि हम तो घोलते हैं, भाई घोलते तो आप अपने जल्दी के लिए हैं। अभी अगर मान लिया आपको ये जाना है तो आप क्या करेंगे, शरबत बना रहे हैं, उसके अंदर चीनी डाल देंगे तो उसमें आप उसको चम्मच से हिलाएंगे, घोलते हैं, वो आप अपने लिए करें जल्दी वैसे। अदरवाइज चीनी क्या होगी, अपने आप ही डिजोल्व हो जाएगी। तो उस केस में इन्होंने कहा कि भाई जब आपने ये बोला था जिन रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है वही रिएक्शन पॉसिबल होंगी, तो यहाँ तो क्या हो रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो रहा है, उसके बाद भी क्या है रिएक्शन हमारी, उसके बाद रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा ये बात हम आपकी नहीं मानते, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो अब बात आई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स एन irreversible process which may be reversed is known as स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेटा समझने का टॉपिक है सारा, यानी एक ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसको हम क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, वो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। आप कहें कैसे? जैसे वाटर फ्लो होता है, आपका हाइट से जब नीचे आएगा तो पानी का टंकी में मान लीजिए आपने वाटर भरा हुआ है और टंकी आपने खोल दी, तो पानी अपने आप ऊपर से नीचे आएगा। पानी का ऊपर से नीचे आना एक इरिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि पानी अपने आप ऊपर नीचे नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम मोटर चला दें तो क्या कर सकते हैं, हम पानी को ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि एक ऐसा हमारा इरिवर्सल प्रोसेस विच में बी रिवर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी, किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल एजेंसी या एनर्जी इज नोन एज
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी एक ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसको हम क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो बाई एक्सटर्नल एजेंसी, इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, मान लीजिए आपका पानी ऊपर से नीचे आता है, टंकी में से ऊपर नीचे पानी आएगा, टैप खोल दिया आपने, आ जाएगा, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आपका पानी ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा है। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर पहुंचाना चाहते हो, यानी पानी का ऊपर से नीचे आना एक इरिवर्सल प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, इरिवर्सल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन हम इसको रिवर्स कर सकते हैं बाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम क्या करें, नीचे से मोटर चला दें, पानी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो यही इन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप में इरिवर्सेबल हैं, लेकिन उनको हम रिवर्स कर सकते हैं बाई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब स्पॉन्टेनिटी के लिए बात आई कि स्पॉन्टेनिटी के क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा स्पॉन्टेनिटी के लिए हम एक कंडीशन लाते हैं। पहले तो ये कहा गया कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो तो पॉसिबल होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो इम्पॉसिबल होता है। इन्होंने कहा ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमने डेल्टा एच तो जीरो रख दिया, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया। ठीक है, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, जिसमें हमने मान लिया ना हीट वहां पर दी जा रही, ना हीट वहां पर ली जा रही, उसके बाद भी प्रोसेस हो रहा है। तो हम ऐसा समझ लेते हैं, मान लीजिए हमने ये दो बल्ब ले लिया, ऐसे ये दो कंपार्टमेंट लिए, ये दो कंपार्टमेंट है हमारे, इसमें हमने स्टॉप कॉक लगा दिया, यहाँ पर ये हमारी स्टॉप कॉक लग गई, ये स्टॉप कॉक है। एक कंपार्टमेंट में हमने भर दिया आपका, ये हमारी मान लीजिए ये हमारी नाइट्रोजन गैस, सॉरी नियॉन गैस है, यानी नोबल गैस ली हमने। और दूसरे कंपार्टमेंट में क्या ले लिया हमने, दूसरे कंपार्टमेंट में हमने ले लिया बेटा यहां ऐसे, यहां हमने हीलियम ले लिया, एक में नियॉन लिया, एक में हीलियम ले लिया। और हमने कहा ना तो हीट अंदर जा रही, ना हीट बाहर आ रही, कोई यहां पर हीट का मसला ही नहीं है। जैसे उन्होंने कहा था कि डेल्टा एच हमारे क्या नेगेटिव पॉजिटिव, उन्होंने कहा हम एंथैल्पी का मसला ही हम कोई मैटर नहीं लेते, हम ये कहते हैं वहां ना हीट ली जा रही, ना हीट दी जा रही है। और हमने दो इनर्ट गैस ले ली, जो क्या है हमारी इनर्ट है, इनर्ट इसलिए ली ताकि इनके बीच में कोई रिएक्शन ना हो। अब ये तो हमने क्या करा, क्लोज सिस्टम हमारा, हमने इसको क्लोज कर दिया, दोनों गैस को अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको, यहां तो क्लोज था, अब हमने इनको ओपन कर दिया, इसकी स्टॉप कॉक को हमने खोल दिया। जब इसकी स्टॉप कॉक खोलते हैं तो क्या होगा, आप देखिएगा, ये गैस अपने आप क्या होंगी, एक दूसरे में घुसने लगेंगी ऐसे। यानी अपने आप मिक्स हो जाएंगी, ये गैस इसमें घुस जाएगी, ये गैस इसमें घुस जाएगी। तो जो भी काम अपने आप हो रहा हो वो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ हमारा, स्पॉन्टेनियस, इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप हुआ। तो जो भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अपने आप होता है वो क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं उसका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है गैसेस का वो क्या है? ऑर्डर्ड। यहाँ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। और यहाँ क्या है? यहाँ पर आपका रैंडम अरेंजमेंट। मीन्स नॉट ऑर्डर्ड। नॉट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है और ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है। तो क्या बात पता चली? उन्होंने कहा कि चाहे हमारा डेल्टा एच नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सिस्टम अपने आप हो रहा है तो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए उन्होंने एक कंडीशन वही बताई जिसका नाम होता है एंट्रोपी। क्या नाम हुआ उसका? हमने बोला एंट्रोपी। यानी एंट्रोपी एक नई टर्म आई जिसका नाम होता है एंट्रोपी, उसे एस से इंडिकेट करते हैं। और एंट्रोपी क्या होती है? द डिग्री, द मीजर ऑफ, द मीजर ऑफ डिग्री ऑफ, द मीजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम is known as entropy। यानी मीजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। यानी किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी आपका डिग्री होती है रैंडमनेस की, उसे ही क्या बोलते हैं? उसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं। इट इज ए स्टेट फंक्शन, एस से इंडिकेट किया जाता है। इट इज स्टेट फंक्शन, therefore change in entropy can be calculated। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या होगी? डेल्टा एस बराबर होगा क्यू रिवर्सेबल, किसी भी रिवर्सल प्रोसेस में जो भी हमारी हीट चेंज होती है डिवाइड बाई टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं आपका एंट्रोपी। ये एंट्रोपी कहलाती है। ठीक है बेटा? और एंट्रोपी के लिए तीन कंडीशन आती है। एंट्रोपी हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड, फिर लिक्विड और उसके बाद में गैस। क्या होगी हमारी एंट्रोपी? एंट्रोपी इंक्रीज, एंट्रोपी हमारी बढ़ती है। यानी सॉलिड की एंट्रोपी कम, लिक्विड की उससे ज्यादा, और गैस की सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है। तो अगर आपसे पूछे सॉलिड लिक्विड गैस में एंट्रोपी बताइएगा तो हम एंट्रोपी बता देंगे। और इसके लिए तीन कंडीशन बताई गई। क्या बताया? अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो किसी सिस्टम के लिए तो क्या होगा? वो सिस्टम आपका स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा एस जीरो हो तो इक्विलिब्रियम होगा। तो ये कंडीशन होती है हमारी कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस हमारा जीरो है तो इक्विलिब्रियम। इस तरीके हम से क्या करते हैं? हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है समझ लीजिएगा। एन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस विच में बी रिवर्स बाय एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज, क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पानी का ऊपर से नीचे आना, ठीक, या हीट का लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ को चलना। अब आप बहुत सी बार समझ सकते हैं कि पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो आप कहेंगे ग्रेविटी के कारण आता है। हम कहते हैं ग्रेविटी नहीं मान रहे हम। मान लीजिए मैंने एक ये लोहे की रोड ले ली है, ठीक है, इसके इस किनारे को मैंने गर्म करना शुरू किया, इसका दूसरा किनारा भी गर्म हो जाता है, तो यहाँ तो ग्रेविटी का कोई मसला ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इधर को भाग रहे हैं, ग्रेविटी तो नीचे को लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, एनर्जी हमारी क्या होती है, जब भी एनर्जी हमारी घट रही होती है सिस्टम की, तो प्रोसेस क्या होता है हमारा, वो हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। उन्होंने कहा जी हम तो इस बात कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपने क्या हुआ, एनर्जी ज़्यादा घटेगी इसमें भी। एक बॉल ले लिया आपने, एक बॉल को आपने मेज पर रख दिया, तो मेज पर जब बॉल रखी है, मान ली यहाँ पर रखी है, तो उसके पास अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब बॉल नीचे गिरती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद बॉल चलने के बाद थोड़ा फ्लोर पर रुक जाती है, यानी पहले पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से फिर पोटेंशियल हो गई। तो जब वो बॉल आपकी इस हाइट पर रखी थी मेज के ऊपर, तो उसके पास क्या था, mgh पोटेंशियल एनर्जी जानते हो, लेकिन वो फिर काय में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद वो फर्श पे जा गिर गई। तो मान लीजिए आपकी हाइट 10 मीटर है या 2 मीटर है, तो एनर्जी कितनी हो गई हमारी, 10 mg हो गई। और जब बॉल नीचे चली गई तो 0 mg हो गई। तो जिस प्रोसेस में भी एनर्जी घट रही होगी वो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन साइंटिस्टों ने कहा था जी बहुत से प्रोसेस होते हैं जहां हम एनर्जी का मतलब ही नहीं लेते। वहां तो क्या होता है, हमने ये सिस्टम लिया, हमने एक ऐसा वैसा ले लिया जिसके अंदर हीट चेंज 0 है, ना हीट जा रही ना आ रही, और हमने क्या करा उसके अंदर नियॉन, एक में नियॉन भरी, एक में हीलियम गैस भरी। दोनों ऐसी गैस भर ली जो इनर्ट हो, आपस में रिएक्शन ना करती हो, क्योंकि जब गैस आपस में रिएक्शन करती है तो बॉन्ड बनते हैं। जब बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो उन्होंने कहा यहाँ एनर्जी का कोई मसला ही नहीं, जब रिएक्शन ही नहीं होगी। अब यहाँ पर उन्होंने इसको क्या करा, अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा। ये कंपार्टमेंट में नियॉन थी, ये में इसमें हीलियम थी। दोनों गैस अलग अलग है, क्योंकि स्टॉप कॉक यहाँ पर बंद किया हुआ हमने। अब हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं किया, हमने हिलाया डुलाया कुछ नहीं, हमने केवल स्टॉप कॉक को खोल दिया। जब हम स्टॉप कॉक को खोलते हैं तो नियॉन हीलियम में के अंदर घुसती है, हीलियम नियॉन में डिफ्यूजन के कारण, पढ़ा होगा आपने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जब गैसें एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं तो क्या प्रोसेस अपने आप हो जाता है। प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, ये प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फिर कंडीशन उन्होंने बताया कि आप यहाँ देख रहे हैं ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है और ये क्या डिसऑर्डर्ड है, यानी ये रैंडम अरेंजमेंट है। तो उन्होंने कहा किसी भी सिस्टम के अंदर डेल्टा एस नेगेटिव और पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है। अगर उसके अंदर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कहा द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी, इट इज ए स्टेट फंक्शन, therefore change in entropy can be calculated as delta s, and delta s will be equal to q reversible upon t, and entropy increase from solid liquid gas, सबसे कम एंट्रोपी सॉलिड की, उससे ज़्यादा लिक्विड की, उससे ज़्यादा गैस की, यानी एंट्रोपी क्या हो रही है हमारी इधर को बढ़ती रहती है। ठीक है, और ये 3 कंडीशन बताई कि डेल्टा पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 हो तो इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आपका, इसी से बात आती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है अगर आपको फर्स्ट लॉ पता तो सेकेंड अपने आप पता चल जाएगा। द एंट्रोपी ऑफ सॉरी द एंथैल्पी ऑफ an isolated system remain constant
but entropy increase during each spontaneous process. क्या मतलब है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंथैल्पी होती है वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन एंट्रोपी जो होती है हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान बढ़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और मैथमेटिकल इसको लिखते हैं, मैथमेटिकल क्या होगा? डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, या डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं आपका, सॉरी, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से कंडीशन याद रखें। पहली बात तो एंट्रोपी क्या होती है? द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम की जो आपका रैंडमनेस की जो मेजरमेंट होती है, यानी किसी के अंदर जितने भी ज्यादा रैंडमनेस होगी वही क्या कहलाती है? उसको एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होती है। फॉर्मूला होता है डेल्टा एस क्यू रिवर्सल डिवाइड बाई टी। सॉलिड की सबसे कम, लिक्विड की सबसे ज्यादा, गैस की सबसे ज्यादा। एंट्रोपी इंक्रीज, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस बराबर जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला है कि द एंथैल्पी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट बट एंट्रोपी इंक्रीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। या मैथमेटिकल लिखते हैं डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, या डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो। तो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है जी। चलिएगा, अब बात करते हैं हम आपका नेक्स्ट टर्म क्या होती है, जिसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी। इसको बोलेंगे गिब्स एनर्जी। क्या होती है गिब्स एनर्जी? इसको बेटा जी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल जी। और गिब्स एनर्जी क्या है? द एक्सेस एनर्जी available during the process which can be converted into useful work, that is known as Gibbs energy। यानी किसी भी प्रोसेस के दौरान वो एक्सेस एनर्जी जो हमें अवेलेबल होती है, जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है? हमारी गिब्स एनर्जी कहलाती है। यानी द एक्सेस एनर्जी अवेलेबल during a process, during a system which can be converted into useful work is known as
गिव्स एनर्जी, उसी को हम गिव्स एनर्जी बोलते हैं। और द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड प्रोडक्ट of temperature and entropy is known as Gibbs energy. It is a state function therefore change in Gibbs energy can be calculated. क्या करेंगे हम? चेंज इन गिब्स एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा G बराबर H माइनस T इंटू एस। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई? डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी एंड प्रोडक्ट ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर इज नोन एज गिब्स एनर्जी। अब चूंकि स्टेट फंक्शन है तो हम इसका क्या करेंगे? डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी इंटू एस। अब डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस, अब यहाँ पे डिफरेंशियल होगा प्रोडक्ट रूल के अनुसार, एक बार डेल्टा टी के साथ एक बार डेल्टा एस के साथ, तो एक बार होगा टी इंटू डेल्टा एस माइनस एक बार होगा एस इंटू डेल्टा टी। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा क्या होता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये हमारी गिब्स एनर्जी। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे तो क्या होगा? डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। ये क्या कहलाती है हमारी? इसको बोलते हैं गिब्स एनर्जी। अब इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। क्या है फार्मूला? हो समझ लीजिएगा। इसके लिए फॉर्मूला है आपका डेल्टा जी यदि नेगेटिव हो, डेल्टा जी नॉट यदि पॉजिटिव हो, डेल्टा जी नॉट अगर हमारा क्या हो? 0। ठीक है, तो क्या होता है? अगर ये नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर ये 0 है तो ये इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इन कंडीशन को निकाल देते हैं। ये कंडीशन बाहर निकल जाती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और गिब्स एनर्जी में रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.03 RT लॉग के सी। एक रिलेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, जहां लॉग के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, यानी के सी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको वो कंडीशन बतानी होगी जिन कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी कंडीशन ऑफ डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, वो कंडीशन जिनमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो क्या क्या होंगी हम जान लेते हैं। डेल्टा जी बराबर
डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। एक कंडीशन तो जब होगी बेटा जब डेल्टा एच की वैल्यू, पहली कंडीशन है, अगर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है, टी इंटू डेल्टा एस भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इस वाले फॉर्मूला रखेंगे, डेल्टा जी बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव माइनस एक आएगा पॉजिटिव, अगर अगर मैं क्या करता हूँ, सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव लेता हूँ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सब कुछ मिलाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि प्रोसेस क्या हमारा स्पॉन्टेनियस है। एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी इंटू डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, लेकिन टी इंटू डेल्टा एस ग्रेटर देन है डेल्टा एच से, तब भी डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होता है, यानी तब भी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, तीसरी कंडीशन होगी कि अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और टी इंटू डेल्टा एस हमारा ये भी नेगेटिव हो, लेकिन डेल्टा एच ग्रेटर देन हो किससे, टी इंटू डेल्टा एस से, तो उस टाइम भी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वो सब कंडीशन होती है जिन कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरीके से इन कंडीशंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इनको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा फिर दोबारा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो इक्विलिब्रियम। कंडीशन हम यहाँ से निकालते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, अगर हम इस वैल्यू पुट करते हैं तो नेगेटिव, टी इंटू डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव करते हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई की तो फिर नेगेटिव, टोटल जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव है। दूसरी कंडीशन होती है डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, टी इंटू डेल्टा एच पॉजिटिव है, लेकिन टी इंटू डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी है डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तीसरी कंडीशन आएगी, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, टी इंटू डेल्टा एच भी नेगेटिव है यहाँ की, लेकिन यहाँ पर क्या डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी है किससे, आपका टी इंटू डेल्टा एच से। ये कब होता है आपका, ये आप इसलिए आप डेल्टा जी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको आप यहीं करिए, अगले टर्न आपको कराएंगे, यानी कल नेक्स्ट टर्न कराएंगे डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी बराबर माइनस टी इंटू डेल्टा एन, इसको प्रूव करना होगा, प्रूव फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। ठीक है, थैंक यू।